हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, सब पर बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? आज होगा 126। क्या है 126? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे था 20 मार्च को। तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है। भारत की रैंकिंग 126 है, यानी 126। और पिछली रिपोर्ट में ये रैंकिंग 125 थी, यानी 125 थी। हालांकि पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस रैंकिंग को खारिज कर दिया था। और इस बार पिछली बार से थोड़ी सी खराब हालत देखने को मिली है। मतलब ये हुआ कि भारत के लोग उतने खुश नहीं हैं। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और उसमें बताया भी गया है क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से खुश नहीं है। तो सवाल है कि किन मानकों पर ये रैंकिंग तैयार की गई है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है या कहिए रिपोर्ट 2024। उसमें टोटल 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे और 143 देशों के बीच ये सर्वे किया गया था और उसी के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है। और कौन कौन से मानक थे, जैसे कि प्रति व्यक्ति जो जीडीपी कितनी है, सामाजिक सहयोग क्या है, उदारता उस देश में कैसी है, भ्रष्टाचार का क्या हालात है, सामाजिक स्वतंत्रता कितनी है, स्वस्थ जीवन कैसा है। तो इन सब के आधार पर ये रैंकिंग की गई थी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, वो थोड़ा कम खुशहाल है। अगर पड़ोसी देश की बात करेंगे तो चीन, उसकी रैंकिंग है 60, नेपाल की 93 है, बांग्लादेश की 129 है, पाकिस्तान की 108 है, म्यांमार की 118 है और अफगानिस्तान की 143 है। ठीक है, तो ये तो रहा इंडिया से रिलेटेड और आसपास की रिपोर्ट। और अब देखते हैं दुनिया में नंबर 1 कौन है। तो क्वेश्चन होगा अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? आंसर का इसका फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड जो है ना, लगातार 7वीं बार उसने पहला स्थान प्राप्त किया है सबसे खुशहाल देशों में। और इस लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर, नंबर 1 तो अपने जाना। ठीक है, तो फिनलैंड नंबर 1 है। और अब देख लेते हैं कि टॉप 10 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ मैं एक और बात बताऊं कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सबसे खुशहाल देशों में ज़्यादातर यूरोपीय देश हैं। तो टॉप 10 के देख लेते हैं। नंबर 1 है फिनलैंड, फिर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन है, पाँचवें पर इजराइल है, छठे नंबर पर नीदरलैंड, सातवें पर नॉर्वे, आठवें पे लग्जमबर्ग है, नाइन्थ पे है स्विट्जरलैंड और 10th स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये है खुशहाल देशों की जो टॉप रैंकिंग है, टॉप 10 वो रही। अब फिनलैंड को भी देख लेते हैं, एक और मैप के जरिए देखते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। और चलते हैं यूरोप की ओर, और वो भी नॉर्डिक देशों की ओर। तो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो है फिनलैंड। इसकी राजधानी है हेलसिंकी। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अलेक्जेंडर स्टब, प्राइम मिनिस्टर हैं पेटेरी अर्पो। मुद्रा यहाँ की यूरो है, आबादी 59 लाख के आसपास है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो उस तब स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और इधर रूस हो गया। ठीक है, और यहाँ फिनलैंड के बारे में कुछ और जिक्र कर दूँ कि फिनलैंड जो है ना वो 32वां देश बना नाटो का। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन ये दो देश जो है ना वही कुछ वक्त पहले नेटो में शामिल हुए थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिनलैंड 32वां देश और स्वीडन 31वां सदस्य है नेटो का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 आयोजित हुआ है? आंसर का यूएसए यानी अमेरिका। तो ये मार्च 2024 में भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। भारत के पूर्वी समुद्री तटों पर ये आयोजित किया गया है। ट्राई सर्विस अभ्यास है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उद्देश्य ये है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ को मजबूत बनाना। ऐसी स्थिति आए तो कैसे दो देश मिलजुल कर काम कर सकते हैं ये देखना। और इस अभ्यास में भारत की ओर से नौसैनिक जहाज, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट और तमाम वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है ना वो 2019 में हुआ था और उसके बाद से ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यावरण
आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष यानी तापमान का रिकॉर्ड रखे जाने के इतिहास से अब तक का वो कौन रहा है, कौन सा? आंसर का 2023, पिछला साल जो है ना 2023, वो सबसे गर्म रहा। जब से हम लोगों ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है मनुष्यों ने, तब की बात हो रही 19वीं शताब्दी से अभी तक की। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। किसने जारी किया है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने। ये रिपोर्ट कब जारी हुई है? 19 मार्च 2024 को। देखिए, ये रिपोर्ट में 2023 लिखा है, लेकिन जारी हुई है 2024 में, क्योंकि ये 2023 का पूरा इसमें डेटा दिया गया है। और इसके अनुसार वैश्विक औसत सतह के आसपास तापमान जो है ना, वो पूर्व औद्योगिक आधार रेखा जो थी, यानी औद्योगिक क्रांति जब हुई थी, उसकी तुलना में 1.45 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो ऊपर बढ़ चुका है टेम्परेचर। उसकी तुलना में एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड 10 साल का भी सबसे गर्म अवधि है। तो WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सभी देशों को रेड अलर्ट भी जारी किया है। मतलब उस रिपोर्ट में कहा है, रेड अलर्ट है कि दुनिया जो है ना, पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था, तो वो जो था कि हम टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट में क्या कहा है? रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो स्तर है यानी GHI, वो सतह का तापमान, समुद्र की गर्मी और समुद्र के स्तर में वृद्धि, इसके अलावा अंटार्कटिक समुद्र, बर्फ का जो आवरण है वहाँ पर वो कम हो रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, और बहुत सारी जलवायु प्रणाली के जो संकेत थे उस सब के रिकॉर्ड टूट गए। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया, और इसके एनालिसिस से ये भी साफ हो जाता है कि जो गुजरा हुआ दशक था वो सदी का सबसे गर्म दशक भी था। अगर अब भी सबक नहीं लिया गया तो हमारे ग्रह के लिए बचाव का रास्ता खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। खासतौर पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का जो अभूतपूर्व स्तर पर जो बढ़ोतरी हुई है, वो प्रमुख कारण है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं वो वायुमंडल में जो आने वाली सौर विकिरण है उसको रोकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। ठीक है, अब होता ये कि सूरज से जो गर्मी आई वो रिफ्लेक्ट होकर भी गर्मी जाती है वापस, लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज रहेंगी तो जो गर्मी है वो वापस नहीं जा पाएगी, वहीं फंस जाएगी। और ऐसे में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही खराब स्थिति होगी। रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, पिछला दशक सबसे गर्म रहा, जमीन, पानी, इन सब का तापमान बढ़ रहा है, दुनिया के कई हिस्सों में हीट वेव्स यानी लू चल रही हैं, और उसके चलते समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। और इसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा ग्लेशियर्स को है, क्योंकि इस बढ़ते हुए तापमान के कारण इसके पिघलने का सिलसिला काफ़ी तेज हुआ है, और इसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 90% समुद्री क्षेत्रों को हीट वेव का सामना करना पड़ा है, और 1950 के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघले। और इस पूरी रिपोर्ट के बाद इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने ये गंभीर चिंता जताई इस पर, और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारे प्लेनेट जो ना तबाही के कगार पर है। धरती हमको बता रही है कि हालत कितने ख़राब हो चुके हैं। जिस स्तर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे साफ हो जाता है कि अगर हम बदलाव करना चाहते हैं तो ये बहुत तेज़ी से करने होंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात। और वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, उसके बारे में बताऊं, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र का जो एक संगठन है, मतलब उसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसका ये हिस्सा है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल अल मंडोस, और सेक्रेटरी जनरल है इसके यानी WMO के सेलेस्टे सोले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं सरकारी जॉब में उसका, और उसमें 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। उसके ज़रिए
आपकी तमाम एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और होली को लेकर छूट भी चल रही है, डिस्काउंट बम्पर चल रहा है। ओके, उसके ज़रिए आपको क्या क्या मिलता है, तो करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है, और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं बहुत ही मामूली प्राइस में। और पिछले भी 2 साल के कंटेंट मिलेगी और अगले भी मिल जाएंगे। और पीडीएफ तो कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर भी होते हैं, एमसीक्यू नोट्स होते हैं, और वीडियो का लिंक भी होता है ताकि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्लिक करें और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। और टेस्ट भी दे सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे तैयारी है आपके करंट अफेयर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च। और 2024 की थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। ठीक, तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित है। 2012 में इस दिवस को घोषित किया गया था कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाए, लोगों को वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए, हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हो जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में जो संक्रामक बीमारियां हैं, उनमें से 60% जो बीमारियां वो जानवरों के संपर्क में आने से फैलती है। और वनों का जो कटाव हो रहा है उसकी वजह से जंगली जानवर और मनुष्यों में जो है ना वो टकराव और वो बढ़ रहा है और संपर्क बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोइट्री डे, आंसर का 21 मार्च को। और ये यूनेस्को के द्वारा घोषित है, महत्वपूर्ण दिवस है। और 1999 में पेरिस में हुआ था एक यूनेस्को का 30वां अधिवेशन, और उसी में इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी। इसके ज़रिए कविता और सृजनात्मकता उस सबको सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किन देशों के राष्ट्रपतियों को फ़ोन पर कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध के मसले का हल निकाला जाना चाहिए? आंसर होगा रूस और यूक्रेन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके उनको चुनाव जीतने की बधाई दी। दरअसल पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में ये बात भी हुई। रूस और यूक्रेन को लेकर भी चर्चा हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जंग पर, यानी इस युद्ध पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। और इसके कुछ ही घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी फ़ोन किया, और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जंग पर भी, यानी युद्ध पर भी बातचीत की, और कहा कि बातचीत के जरिए ही जंग का, यानी युद्ध का हल निकाला जाना चाहिए। देखिए, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं युद्ध को, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको। ओके, तो इस वार्तालाप के बाद, यानी फ़ोन पर जेलेंस्की और पुतिन से जो बातचीत हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने की अच्छी चर्चा हुई है, और भारत हमेशा जंग को जल्द ख़त्म करने और शांति का समर्थक रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। और एक और बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले भी 2022 में उज्बेकिस्तान में जो SCO की समिट हुई थी, उस दौरान भी ये कहा था सार्वजनिक रूप से कि ये युद्ध का युग नहीं है। ठीक है, और इस बयान को जो G20 की मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी भारत की अध्यक्षता में, उसके घोषणा पत्र में भी ये लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट AI के नए CEO कौन बने गए हैं? आंसर को मुस्तफ़ा सुलेमान। मुस्तफ़ा सुलेमान ये गूगल के डीप माइंड के सह संस्थापक हैं। डीप माइंड को 2014 में, शायद 2014 में गूगल ने ख़रीद लिया था, और अब माइक्रोसॉफ्ट AI के CEO के तौर पर वो सीधे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगे। वो ब्रिटेन के हैं और ऑक्सफोर्ड ड्रॉप आउट कहा जाता, बताया जाता है उनको। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट AI के CEO की बात हो रही है। ठीक है, देखिए कई सारे AI कंपनियां हैं, उनमें सबसे जो पॉपुलर है वो ओपन AI है, उसके CEO हैं सैम अल्टमैन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 21 मार्च को। और 2024 की थीम क्या है? रूढ़िवादिता को खत्म करें,
एंड द स्टीरियोटाइप। ठीक है, इस दिवस को पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया था, उसी के द्वारा घोषित है ये दिवस। ये डाउन सिंड्रोम नाम है वो ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले 1866 में पता लगाया था। डाउन सिंड्रोम जो ना वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है और ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का कारण भी बनता है। इस स्थिति में पैदा होने वाले बच्चे को थायराइड या दिल की बीमारी को सामना करना पड़ता है। डाउन सिंड्रोम में फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं और कई तरह के होते हैं, जैसे मसल्स टोन नहीं होते हैं, हाथ पैर उठाने में कई बार दिक्कत होती है, आँखों की बनावट दूसरी तरह की होती है, नाक चपटी होती है, अजीब कभी मोटी होती है या बाहर, सिर चपटा होता है, गर्दन छोटी होती है, कान छोटे होते हैं। तो ये सब डाउन सिंड्रोम, तो ये सब डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पपेट डे। आंसर होगा 21 मार्च। इस दिवस का उद्देश्य यही है कि प्राचीन जो लोक कला है पपेट को लेकर, उसको जन जन तक पहुंचाना, लोगों को बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। WWF इंडिया की यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की रिपोर्ट है नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया। इसके अनुसार शार्क्स के बॉडी पार्ट के अवैध व्यापार में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं? आंसर होगा तमिलनाडु, लगभग 65%। ठीक है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में भी मामले सामने आए हैं। शार्क जो मछली है उसके बॉडी पार्ट का जो अवैध व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा 65% वो तमिलनाडु में सामने आए हैं। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है वो WWF इंडिया और ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से शार्क के पार्ट्स की यानी उसके जो बॉडी पार्ट हैं उसके अंगों की वो अवैध बिक्री हो रही है। और इस रिपोर्ट में जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 के बीच में ये बताया गया है कि 1600 किलोग्राम शार्क्स के पंख यानी फिन्स जब्त किए गए गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और उस पार्ट से किया जाता है, देखिए शार्क्स के जो उसका मांस होता है, शार्क्स मछली का, उसका भोजन के रूप में खाया जाता है, बहुत लोग खाते हैं। त्वचा को चमड़े के रूप में, लेदर के रूप में यूज़ किया जाता है। उसका जो लीवर होता है वो लीवर ऑयल, उसको सौंदर्य प्रसाधन यानी जो ब्यूटी के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उन सब में इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जबड़े और दांत का यूज़ जो है कलाकृति बनाने में किया जाता है। ठीक, और एक्सपोर्ट भी किया जाता है अलग अलग जगहों पर, सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, चीन, इन सब जगह भेज दिया जाता है, तो इलीगल होता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का ये मकसद है कि भारत में जो शार्क्स हैं तो उनके अवैध व्यापार को के बारे में ये बताना, जागरूकता फैलाना कि ये गलत बात है। ठीक है, और उस जीव पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में ये जानकारी देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आपके एग्जामिनेशन के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।